आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़ी.टीवी जर्मनी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मावश खान और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइव फेसबुक पर। मेरा प्रोग्राम है तरबियत औलाद, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है। आजकल के हिसाब से भी इस वक्त दुनिया में मेरे ख्याल में तमाम मसले एक तरफ और औलाद की तरबियत करना एक तरफ। चूंकि अल्लाह ताला ने हमारी औलाद को हमारा सदका जारिया करार दिया है, तो जैसी तरबियत होगी वैसे ही सदका जारिया होगा। अच्छी तरबियत अच्छा सदका जारिया, बुरी तरबियत बुरा सदका जारिया। और अल्लाह से दुआ है कि ऐसा वक्त ही ना आए कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत ना कर सकें। दुनियावी ऐशो आराम देने के लिए तो हम बहुत तगदो करते हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी उठान, उनकी तरबियत, उनको अपना जो इक़दार देने के लिए हम वो एफर्ट्स नहीं करते जिसके कि वो हकदार हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हैं और कुछ को इल्म नहीं होता। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू उन वालिदैन तक वो रहनुमा उसूल तरबियत के पहुंचा सकें कि जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत कर सकें। इसी सिलसिले में हमारी यहाँ आज ही भी मेहमान अस्मा ज़ैदी हैं, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। रीजनल हेड ऑफ तेलंगाना फॉर एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, वाइस प्रिंसिपल ऑफ फोकस हाई स्कूल हैदराबाद। हमारा ये प्रोग्राम आप पीर, मंगल, जुम्मा और हफ्ते को जर्मनी के टाइम के मुताबिक 6 बजे, सऊदी के टाइम के मुताबिक 7 बजे, पाकिस्तान में 9 बजे और इंडिया में 9:30 बजे देख सकते हैं। इस प्रोग्राम की एसोसिएट प्रोड्यूसर शमीम फरहत है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी तस्हीह करना चाहूंगी कि कल हमने जिन साहब के जो कलीम अहमद कलीम, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा जो है वो हमारे प्रोग्राम को पसंद किया और उन्होंने जो है वो हमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के भेजे थे जो उन्होंने हमें पूछना था और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। इसमें तस्हीह मैं ये करना चाहूंगी कि गलती से मैंने उनको कॉल कह दिया था। जर्मनी का ही एक शहर है, जबकि उनका ताल्लुक ईरान से था, तो बहुत सॉरी, माजरत ख्वाह हूं मैं आपके। इसके अलावा जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो काफी लोग पसंद कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ के मैसेजेस मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ, जिनमें जो है वो एक याहिया है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और आज फेसबुक से हम आप ही के कहने पर लाइव आए हैं। इनका मैसेज यही है कि माशाल्लाह यूट्यूब और फेसबुक पर आपका प्रोग्राम देखकर इंतहाई खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। अगर यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक पर भी लाइव अपना प्रोग्राम शुरू कर दें तो और अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग फेसबुक ही यूज करते हैं और इंशाल्लाह जो लोग भी फेसबुक पर आपका प्रोग्राम देखेंगे इंशाल्लाह वो बहुत मुस्तफीद होंगे। तो ऐसे कमेंट्स, ऐसी चीजें हमारे लिए भी बहुत हौसला अफजा होती हैं। हमें खुशी होती है कि हमारी कोशिश से लोगों का भला हो रहा है, जो कि हमारा मेन मकसद है। इसी तरह जावेद बिलग्रामी साहब का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, I have seen this show Tarbiyat Aulad on BZ.TV group. MashaAllah, you have chosen the best person for this, and Alhamdulillah, she is part of a very successful school system for our community. Blessed, हाँ जी, हैदराबाद। और जो है बहुत शुक्रिया आपका बिलग्रामी साहब। वाकई में हमने अब तक अपनी जो 6 एपिसोड की हैं उसमें हमने अस्मा ज़ैदी से बहुत कुछ सीखा और अस्मा ने जो हमें जो पॉइंट्स दिए और जिस तरह से हमें समझाया, सच पूछें तो मेरी अपनी अमली जिंदगी में जहां जहां कोताहियां थी, मैंने अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने की भी कोशिश की और जहां जहां माँ होने के नाते शायद मैं जानबूझ के नहीं, नादानिस्ता उनके साथ जो ज्यादतियां कर रही थी उसको मैंने मेकअप किया और अपने बच्चों को अपने और करीब लाने के लिए जो है वो तमाम उसूलों को अपनाने की कोशिश की जो अब तक मैं अस्मा से ले चुकी हूँ। तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम महविश, कैसी हैं अस्मा आप? अल्लाह का शुक्र और बहुत खुश रिव्यू सुन के अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छी बात है, लोगों को पसंद हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है, तो शुक्र खुदा का, मकसद के करीब आ बेशक। रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अस्मा, सबसे पहले तो जो हमारा जो आज का प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हमने जो 6 एपिसोड्स की उसमें हमने सिफर से लेके या बच्चे की पैदाइश से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए हमने जो है हमने बात की उसकी उसकी तरबियत से रिलेटेड। उसके बाद हमने जो है माशाल्लाह से 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए हमने काफी सारे उसके जो है वो रहनुमा उसूल हमने जो है अपने प्रोग्राम में शेयर किए। उसके बाद आज हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, उसमें हम 6 से 9 साल तक के बच्चों के मसाइल को, उनकी तरबियत में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए या जो जिन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स इंशाल्लाह आपसे लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस्लाम में एक मिसाल दी जाती है कि सिफर से लेके 7 साल तक बादशाह, 7 साल से 14 साल तक गुलाम। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं एक दो बार दे चुकी हूँ, शायद इस शो पर नहीं दिया। 0 to 6 years, 0 to 7 years बादशाह, मतलब इन माय ओपिनियन, ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपनी जिसे कहते हैं ना, माय ओन एक्सपीरियंस एंड माय ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्स। आई थिंक 0 to 7 से मुराद शायद ये है कि बादशाह जो होता है उससे बहुत फ्रीडम होती है, उससे बहुत इंडिपेंडेंस होती है अपना काम अपनी मर्जी से करने की। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। जो वो कहता है या जो वो चाहता है दूसरे लोग उसे बहुत, जिस तरह बादशाह को बहुत अच्छी ग़िज़ा, अच्छी अच्छे एनवायरनमेंट की, नफीस चीज़ों की मतलब जो एनवायरनमेंट होता है, तो उसी तरह बच्चों को 0 to 7 years में उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड 7 to 14 years जो गुलाम कहा गया है, मेरा इंटरप्रिटेशन उसका ये है कि आई थिंक व्हाट दिस मीन्स इज दैट चिल्ड्रन शुड वर्क फिजिकली एंड उनको एक जिसे कहते हैं ना एक्टिव डिसिप्लिन, ओबीडियंस की, ये तो खैर अलग एक मौजू है कि डिसिप्लिन क्या होता है और ओबीडियंस किसे कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानती कि जोर जबरदस्ती से या सख्ती करके बच्चों के ऊपर जो आप जबरदस्ती जबरन उनसे करवाएं वो डिसिप्लिन नहीं होता। जो बच्चे आपके खौफ में करें वो भी डिसिप्लिन नहीं होता। जो चीज बच्चों को खुद समझ में आती है और वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से करते हैं, जो अच्छी आदतें हमने उनके अंदर बचपने में डालने की मेहनत की होती है, उसकी वजह से जो उनकी लाइफ में एक सिस्टमैटिक तरीका आता है, उसे मैं डिसिप्लिन कह रही हूँ। तो आई थिंक 7 से 14 साल की उम्र में जिस तरह एक एक ख्याल है, एक हम लोगों के माइंडसेट है कि गुलामों को किस तरह ट्रीट करते हैं, कि उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, थोड़ा उनको दूसरे लोगों की बात माननी होती है, उनका एक डिसिप्लिन होता है, एक रूटीन होता है, उनको काम करना होता है, उनको ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, उनको वर्किंग थ्रू आउट द डे। ऑफ कोर्स अब ये बहुत लंबी बहस है कि गुलामों के अपने हुकूक होते हैं और फलाना फलाना, बट इस जगह से आई थिंक इसकी यही मुराद है कि जिस तरह इसी एज में बच्चे भी गुलामों की तरह थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना होता है उन लोगों को, थोड़ा उनकी अपनी मर्जी उतनी शायद they have to be more streamlined, and physical activity, a lot of physical work and a physical activity, a lot of chores, a lot of responsibility जो उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। और अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के एतबार से भी सोचे तो भी 7 to 14 years के बच्चों को हम लोग यही करते हैं कि हम लोग उनको बहुत जिम्मेदारी देते हैं, उनसे काम लेते हैं, उन्हें अलग अलग एक्सपीरियंसेस देते हैं। तो आई थिंक यही मुराद है। सही। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये इसके जो मिसाल दी जाती है कि सिफर से लेके 7 साल बादशाह, तो इसका मतलब ये कि जिस तरह से बादशाह को प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसके नाज और नखरे उठाए जाते हैं और वो अपने अपने मामलात में खुद मुख्तार होता है।
तो इसीलिए उनको बादशाह कहा जाता है। बच्चों का भी यही हाल है कि 0 से लेकर 7 साल तक वो बहुत उनकी पैम्परिंग होती है और बहुत ही लाड प्यार उनके होते हैं, और उसके बाद 7 से 14 साल में अचानक से उनकी जिंदगी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं जो कि उनकी एक डिसिप्लिन आता है। देखें आप, जैसे स्कूल है, स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, आपको स्कूल को टाइम पे आना है, आप उससे पहले स्कूल में नहीं आ सकते, उसके बाद स्कूल में नहीं आ सकते, यू हैव टू बी ऑन टाइम। क्लासेस आपकी टाइम पे होती हैं, चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपने नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो आई थिंक यही मुराद है कि एक जिसे कहते हैं ना, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन, एक काम करने की जिम्मेदारी की आदत, एक ओबीडियंस की जिंदगी जो होती है, वो मेरा ख्याल है कि यही मुराद है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 7 से फिर जो 7 साल की उम्र के बाद से बच्चों जो है ना वो सुबह मतलब इससे पहले तो अपनी मर्जी से खाया, अपनी मर्जी से पिया, अपनी मर्जी से जो जागे, अपनी मर्जी से सोए, लेकिन इसके बाद जब एक स्कूल लाइफ, जो इस स्कूल की जिंदगी का जो है मामला शुरू होते हैं, तो फिर उसमें डिसिप्लिन जरूरी होता है। फिर उसमें खाना पीना, उठना बैठना, उसके बाद बेचारे स्कूल से आते हैं तो कायदा पढ़ने लगते हैं, कायदे के बाद वो ट्यूटर आ जाते हैं, उसके बाद उनका थोड़ा सा कार्टून का टाइम होता है, उसके बाद उनको सोना होता है। तो बस एक रूटीन लाइफ है। खैर अच्छी बात है कि बच्चों को डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन लाइफ में आना चाहिए। अच्छा अस्मा, हमारे जो है ये 7 से 9 साल में जो बच्चों की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें घोड़ा सवारी है, स्विमिंग है, और जो है इसी तरह के और जो खेल होते हैं, तो इसकी क्या, इसमें बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें, या ये बच्चे के उसकी नशोनुमा के लिए या बेहतर तरबियत के लिए किस तरह से जरूरी है? जी सॉरी महविश, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, अपना एक बार फिर से सवाल दोहरा दें। जी, 9 साल से 7 से 9 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, जिसमें घोड़ा सवारी है, उसमें स्विमिंग है, उसमें और कोई फुटबॉल है या हॉकी है, क्रिकेट है, तो उसमें बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, और अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो ये मतलब ये चीजें उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी बेहतरीन तरबियत के लिए किस हद तक जरूरी है? जी राइट, जरूरी होती हैं महविश, and it is very important for children to be involved in different kind of experiences, outer school, after school, extra curricular activities में बच्चों को काफी एक्सपोजर मिलता है, काफी अलग अलग के तजुर्बे होते हैं, और मगर इसमें बस एक चीज ख्याल रखें कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस ना हो जाएं, ये ना दिया कि बेचारे बच्चे जो हैं वो बोझ के तले किसी मतलब कहीं के भी ना रहे, उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। जैसे अक्सर ये होता है कि माँ बाप चेस में डालते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चों को चेस खेलना चाहिए, हॉर्स राइडिंग में डालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों के लिए ये जरूरी है, वो ये नहीं देखते कि बच्चों की दिलचस्पी इन एक्टिविटीज में है कि नहीं है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप बच्चों की मर्जी से करें, बच्चों की थोड़ी बहुत खुशी से करें, और वो चीजों में उनको इन्वॉल्व करें जिनमें उनका रुझान है या उनका एक्सपीरियंस है। या तो आप पहले से बच्चों से ये कहें कि हम थोड़ी एक्टिविटीज थोड़े दिनों के लिए ट्राई करेंगे, लेट्स सी इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट वी आर गोइंग टू चेंज इट। तो जैसे एक टर्म के लिए आपने ट्राई करी, बट यस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को बहुत उनका एक्सपीरियंस ग्रो होता है, उनका तजुर्बा अच्छा होता है, यू नो दे लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सही, बिल्कुल सही आपने ये बात की, क्योंकि और उनकी दिलचस्पी का ख्याल रखें। इसमें तो मैं, बल्कि मेरे पास अपनी खुद की एक एग्जाम्पल है कि मेरा बेटा जो है ना वो टेबल टेनिस में बहुत बेहतरीन वो खेलता है, वो खिलाड़ी था, लेकिन हमने उसके लिए बहुत अच्छा जो है ना वो इंस्टीट्यूट का बंदोबस्त किया जहां वो जाके सीखता था, बहुत अच्छा उसका जो वो था टीचर था, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे बेटे को, मुझे लगा कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है, स्कूल के बाद मौलवी साहब से पढ़ने के बाद उसको वहां जाके बिठाना, उसको वहां खेलने के लिए छोड़ना 2-3 घंटे के लिए, तो वो बहुत ज्यादा डाउन होने लगा था। तो जिसपे जो है ना मतलब मेरी ख्वाहिश ये थी कि उसको वहां से हटा लिया जाए, लेकिन इनके पापा का ये था कि नहीं, उसको वहां खेलने दिया जाए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको ये बात समझाई कि अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करें। तो फिर ये कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसकी उनको बात समझ में आई और उस बर्डन से उसको निकाला हमने, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो अफेक्ट, मतलब जाहिर है फर्क पड़ता है चीजों में,
और उसके बाद फिर हमने उसको जो है फिर वो स्विमिंग चूंकि वो शौक से करता है और स्विमिंग में कोई खास आपका होता भी नहीं है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात बिल्कुल मतलब पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट, और मेरे पास अपनी जाती मिसाल मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से एक मेरे पास क्वेश्चन है इंडिया से। 6 से 9 साल का जो बच्चा होता है वो मतलब इस एज में बच्चे थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से जो है ना दूर जाने लगते हैं, वो उतना क्लोज नहीं आते या क्लोज नहीं रहते जितना कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल है। तो ये इस तरह से क्यों होता है और इसकी क्या वजह है, और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चेंज आता है बच्चों में कि बच्चे खुद मुख्तार हो जाते हैं, जो कि इस बात को मतलब समझना मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है और बच्चों को भी नहीं समझ में आता, जिसकी वजह से आपस में जो है ना वो क्लैश होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी अस्मा? बिल्कुल जी महविश, ये बहुत बड़ा चेंज होता है, एक माइलस्टोन होता है बच्चों की जिंदगी में 6 साल की उम्र में, जहां बच्चों की पर्सनालिटी सडनली चेंज होती है। तो बच्चे अब्जॉर्बेंट जिसे कहते हैं, बच्चों के इख्तियार में बहुत सारी चीजें नहीं होती जब वो छोटे होते हैं। उन्हें धीरे धीरे अपनी मर्जी का एहसास होने लगता है जब वो 3 साल के होते हैं, एवरेज बता रही हूँ मैं। तो 3 साल की एवरेज एज में उन्हें अपनी मर्जी का एहसास होने लगता है, वो कहने लगते हैं नो आई डोंट वांट, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना। और वो मगर फिर भी वो काफी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी लर्निंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने जो उनका दिमाग होता है ना उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। मगर 6 साल की उम्र के बाद बच्चों की जो मर्जी होती है ना, जो उनकी विल होती है, वो अच्छी तरह से काबू में आ जाती है। तो अब अगर 6 साल के बाद आप बच्चे को जबरदस्ती कुछ भी करवाना चाहें, और अगर मर्जी मसलन बच्चा नहीं करना चाह रहा है, तो वो हरगिज हरगिज उस चीज को आप उसे 1 घंटा बिठा दें क्लास में या किसी कंप्यूटर के आगे या कुरान क्लास में, उसे नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, है ना। तो ये बच्चों की अपनी मर्जी शामिल हो जाती है। अच्छा, जहां उनकी मर्जी शामिल होती है फिर उनमें और भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। पहले बच्चे जो थे वो दूसरों से मिलने में हिचकिचाते थे, लोगों से उनको डर लगता था, चीजों के लिए उनको माँ के सहारे की जरूरत थी, अटैचमेंट होता था। अब 6 साल के बाद पर्सनालिटी जो चेंज होती है तो उसमें बच्चे काफी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब उनको माँ के अटैचमेंट की उतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि जो बेस बननी थी वो बन चुकी। तो ज्यादातर एवरेज बच्चों का ये होता है कि जो जिनका नॉर्मल चाइल्डहुड होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है जिन लोगों की, वो अक्सर जो है 6 साल, जिसे कहते हैं ना आम सी जबान में अपने पर निकालने लगते हैं, जरा एक्सप्लोर करने लगते हैं, दोस्तों को देखने लगते हैं। फिर उन्हें एम्बेरसमेंट भी होता है कि आप नहीं आइएगा, आप नहीं बोलिएगा, मेरे फ्रेंड्स ये सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स ये कहेंगे। तो अब धीरे धीरे फ्रेंड्स की अहमियत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगती है ना। माँ बाप से ज्यादा फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल फितरती बात है, ये नेचुरल है एंड इट हैपेंस टू ऑल चिल्ड्रन। एंड इसीलिए शायद माओ को वो जिसे कहते हैं ना डिटैचमेंट, कि मेरा बच्चा, पहले तो हम उन्हीं के चारों तरफ घूमते रहते थे, अब जब बच्चे खुद मुख्तार हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो एक एम्प्टीनेस फील होती है कि हमारे पास अब उतना कुछ करने को नहीं रहा जितना हम पहले करते थे। फिर भी खैर बच्चों के 100 काम होते हैं, मगर बहरहाल वो जो कांस्टेंट एक नीड होती है टू बी अराउंड द बेबी, वो वीन ऑफ हो जाती है जब तक बच्चे 6 साल के होते हैं। तो जी, बच्चे 6 इयर्स में बहुत एक्सप्लोर करते हैं, फ्रेंडशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी हदों को एक्सप्लोर करते हैं, रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, कहाँ किस हद तक हम उसे कितना खींच सकते हैं। काफी चीजें टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब तक वो टेस्ट नहीं करेंगे उन्हें पता कैसे चलेगा कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। So yes, this is the age for independence. सही। तो इसी बात से जब खाने पीने और बच्चों की पसंद और नापसंद की बात आई है, तो मैं ये भी पूछ लेती हूँ कि आजकल बच्चों के खाने पीने के बहुत कहले नखरे हो गए हैं, या मैं नखरे नहीं कहूँ तो मैं कहूँ कि बच्चे खाते नहीं है। शायद दुनिया की आसाइशें उनको नेमतें इतनी मिल गई हैं कि मतलब मैंने, ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है कि मैंने पाकिस्तान से लेके यूरोप और यूरोप से लेके कनाडा तक में मैंने यही मसला देखा है, माओ को रोते ही देखा है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं। इसकी क्या वजह है, क्यों उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है? हम लोगों के पास
लिमिटेड होता था, लेकिन हम लोग बड़े खुशी से कोई फल ले आते थे, हमारे अब्बू अम्मी वगैरह कोई कोई कुछ बना लेती थी तो हम बड़े एक्साइटेड होके खाते थे, या हम इंतजार करते थे कि ये चीज बनेगी तो हम खाएंगे। आज के बच्चे कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, क्यों? आधा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि उनके पास बहुत ज्यादा चॉइस है, दे हैव टू मच चॉइस। और जो वेस्टर्न कंट्रीज का हाल है, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी बाहर रह चुकी हूँ, तो जो वहाँ का लाइफस्टाइल होता है कि आपके फ्रीजर में चीजें भरी हुई होती हैं, चिप्स के पैकेट पूरे महीने का स्टॉक होता है, जूसेस का पूरा स्टॉक होता है क्योंकि आपको बार बार ग्रोसरी नहीं जाना होता, आपके पास नगेट्स और बर्गर्स और सॉसेजेस और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके फ्रीजर में हमेशा मौजूद होती हैं, और बच्चों को एक्सेस होता है इन चीजों का। तो जब बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे मसलन अगर उन्होंने जूस पी लिया, एक बहुत बड़ा ग्लास भर के उन्होंने जूस पी लिया खाने के टाइम से पहले, एंड दे रिसीव द शुगर दैट दे वांटेड, उनको जो एनर्जी चाहिए थी, जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे, वो उनको जूस के थ्रू मिल गए, तो फिर वो खाना खाने में तो सताएंगे। इसका आसान सा हल ये है कि आप अपनी जहां तक हो सके चीजों को घर में थोड़ा लिमिट करिए। एक सोल्यूशन तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वाकई आजकल डेवलपमेंटल इश्यूज बच्चों के अंदर बहुत हो गए हैं, और जैसे ये बहुत ही वसी टॉपिक है, मगर बच्चों के अंदर काफी सेंसोरियल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था ना बहुत शुरू में, कि बच्चों को मसाज की जरूरत होती है, बॉडी, उनकी स्किन जो होती है वो काफी सेंसिटिव होती है। तो इसी तरह से खाने के लिए भी बच्चों को, जिस तरह पहले दाइयां नहीं करती थी मुंह के अंदर मसाज करती थी, देखिए मालिश ऊपर दांतों में, तलवे के ऊपर, ये शहद से या तेल से जब आप बच्चों की मालिश करते हैं तो मुंह की भी करनी चाहिए क्योंकि इट इज वेरी सेंसिटिव। सो व्हेन यू डू मालिश, जब आप मालिश करते हैं तो वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो इसी तरह आप अगर अपने बच्चों की मुंह की मालिश भी करें उनके जिस्म की मालिश के साथ, तो ये उनके लिए काफी, छोटे जब वो हों, तो इट हेल्प्स अ लॉट टू डिसेंसिटाइज इट। ये तो खैर सिर्फ एक मैंने सिंपल चीज कही है, उसका बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मगर जनरली आमतौर पे नॉर्मल हालात में बच्चों के लिए थोड़ी सी अट्रैक्टिव चीजें बनाएं, थोड़े से जिस कल्चर में, जिस माहौल में बच्चे रह रहे होते हैं उसके हिसाब से खाने बनाएं, थोड़ा सा उन लोगों की पसंद की चीजें बनाएं, खाने के टाइम पे खाना दें, उससे पहले उनको जंक फूड या जूसेस वगैरह ना दें, तो इंशाल्लाह फर्स्ट थोड़ा कम हो सकता है। सही सही, बिल्कुल आपने ये पॉइंट जो मुझे दिया बहुत जबरदस्त और परफेक्ट दिया, क्योंकि मैं अपने घर में भी देखती हूँ, क्योंकि चूंकि हम लोग जर्मनी में रहते हैं और जर्मनों का खाना हमसे डिफरेंट होता है, तो मेरे बच्चे जो है वो जर्मन, मतलब ये चीज जो है ना, ये बात सही है कि जिस मुल्क में आप हैं उसी की मुनासबत से अगर आप कुकिंग करेंगे तो आपके बच्चे वो ज्यादा शौक से खाएंगे, क्योंकि किंडरगार्टन में उनको आदत हो चुकी होती है, फिर वो वहां से स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी उनको यही खा रहे होते हैं, तो फिर आपके मिर्च मसाले वाले और ऑयली और ये सारे खाने जो है ना, उनको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते शायद। जी, अट्रैक्ट भी नहीं करते, और फिर वो जिस माहौल में रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, फिर वो उनको वही, हर जगह का खाना जो होता है वो उसके मौसम के हिसाब से, उसकी जगह के हिसाब से, वहां जो चीजें अवेलेबल होती हैं उसके हिसाब से बनता है। तो खाने, हर कंट्री का जो खाना होता है, जो उसका लोकल फूड होता है, वो उसकी ज्योग्राफी, उसकी उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से मुफीद होता है। जैसे हर, समझ रही है ना आप? तो जो जाहिर सी बात है, जो वाले मुल्क हैं वो उनके जो खाने हैं वो उनके सर्दी के हिसाब से, उनके माहौल के हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से वो ज्यादा मुफीद भी होंगे, जो लोकल फूड होता है, नॉट जंक फूड, लोकल फूड। सो फिर बच्चों को वो पसंद आता है, और ठीक है, फिर हम उसी तरह बच्चों को खिलाएं पिलाएं और हेल्दी चीजें दें, और थोड़ा सा वक्फा रखें खाने के बीच में, ताकि अगर वो स्नैक ना करें बीच में तो फिर उन्हें भूख भी लगेगी, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह जरूरी होती है ताकि बच्चों को डाइजेशन उनका हो और उनको भूख लगे, भूख की टाइम पे भूख लगे, ताकि वो, और एक माहौल भी होता है महविश, हमें अपने घर का माहौल बनाना चाहिए खाने पीने के लिए, एक रूटीन, एक ट्रेडिशन बनाना चाहिए कि सब टेबल पे बैठ के खाएंगे, सब एक साथ खाएंगे, कोई अकेले अपने कमरे में नहीं खाएगा, वरना फिर ये बैड,
फिर तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, फलाने आए उन्होंने अपना सैंडविच बनाया अपने कमरे में चले गए, दूसरे आए उन्होंने कुछ सीरियल डाला अपने कमरे में चले गए, लो जी हो गया खाना, सब अपने अपने चले गए, तो कोई अहमियत ही नहीं होती फिर उस तरह से खाने की। तो ये एक अपने घर का कल्चर बनाने की, एक ट्रेडिशन बनाने की, चाहे बेशक बच्चे बड़े हों या छोटे हों, साथ में खाना खाने की। और एक और चीज, डिनर डाइनिंग टेबल पर कभी भी चुभने वाले या तंजिया कॉन्वर्सेशंस या अनकंफर्टेबल बातें नहीं होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर खाने के टाइम पे हंसी खुशी खाना खाना चाहिए। अगर कोई आपको, जैसे मैं समझ सकती हूँ कि जब फादर्स घर आते हैं तो उनके पास टाइम कम होता है, तो वो डिनर टाइम में ही अपना टाइम यूज कर लेते हैं बातें करने के लिए दिन की, या हाल अहवाल पूछने के लिए बच्चों का। मगर मैं चाहूंगी अपने व्यूअर्स को बताना कि वो थोड़ा सा रिफ्रेन करें फ्रॉम डूइंग नेगेटिव टॉक ऑन द टेबल, है ना। खाने की मेज पे या दस्तरखान पे बैठ के कोई सख्त बात या कोई डांटना या कोई अनकंफर्टेबल चीज जिससे बच्चा नर्वस हो जाए या जिससे वो खौफ आके डाइनिंग टेबल पर आए नहीं। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि डाइनिंग टेबल का कॉन्वर्सेशन इज हमेशा हंसी खुशी। तो फिर बच्चों को एक शौक होता है साथ में बैठ के खाने का, क्योंकि एक कल्चर होता है हंसी मजाक का, बोलने का, इंटरैक्ट करने का, अपना दिन की बातें बताने का। तो इट शुड नॉट बी एक्सपीरियंस, इट शुड ऑलवेज बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। वरना वो जो नेगेटिविटी होती है या वो जो खौफ होता है वो खाने के साथ एसोसिएट हो जाता है कि पापा आएंगे तो डांट पड़ेगी, खाने की टेबल पे हमेशा डांट पड़ती है, तो इसलिए मुझे खाना ही नहीं खाना। सही अस्मा, वाकई ये तो बहुत ही जबरदस्त और वैलिड पॉइंट आपने बताया कि जो वाकई मतलब पापा के आने के बाद बहुत लिमिटेड टाइम होता है पापा के पास भी, और खवातीन चाहती हैं कि जल्द अज जल्द जितनी सारे दिन की शिकायतें हैं वो उसी टाइम पर कर दें। जी, तो उससे फिर जो है ना बच्चे जो है ना, आपने जैसे बताया कि खाने की मेज पर हमेशा खुशी खुशी खाना खाना चाहिए, कुछ इधर उधर की आप अच्छी बातें करें, बजाय इसके कि बच्चों को स्ट्रेस हो, जी, उनको एक टेंशन हो कि उनके उनके दिलो दिमाग पे एक बोझ हो, और वो उस चीज को जी, वो मतलब उस चीज से बचने के लिए वो ये कहें कि जी मुझे खाना ही नहीं खाना, या उनकी भूख खत्म हो जाए, या वो चाहे कि कहीं छुप के अपने कमरे में खा लें, लेकिन मम्मा पापा को फेस ना करें। सही। जी, जी, इस वक्त मैं हूं आपकी मेजबान मावश खान, busy.tv जर्मनी से। आज हम फेसबुक से आपके सामने हाजिर हुए हैं, हमारा लाइव सेशन चल रहा है। अगर आप किसी तरह का कोई सवाल करना चाहें तरबियत औलाद से मुतालिक तो जरूर कीजिए, हम उसका जवाब आपको तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा हमारा जो है वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहां पे भी आप हमारा जो है वो प्रोग्राम देख सकते हैं। और मावश खान के साथ इस वक्त आप लोग लाइव मौजूद हैं। हमारे हमारी जो मेहमान है इंडिया से वो अस्मा जैदी हैं, और प्रोग्राम के एसोसिएट प्रोड्यूसर शमीम फरहत हैं। और बहुत कुछ हमने आज भी इनसे जाना, और अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई मसले मसाइल अपने उनसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे कीजिए। अगर आप अपना नाम शो नहीं करवाना चाहते, कोई मसला नहीं है, हम आपके नाम के बगैर आपका क्वेश्चन आगे भेज देंगे, लेकिन आपको उस मसले का हल जरूर बताएंगे। चले अस्मा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है वो क्वेश्चन है इंडिया से कि अगर जो है वो वालिदैन, जो पेरेंट्स हैं, वो खफा होते हैं तो कहते हैं कि जो हम तुम्हें खाना नहीं देते सजा के तौर पे, और इसी तरह अगर खुश होते हैं तो बच्चों को जो है वो चॉकलेट भी पकड़ा देते हैं और पैसे भी पकड़ा देते हैं, और इसी तरह से जो है वो और बहुत बहुत सारे इनामात दे रहे होते हैं। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है? देखें, खाने से मुतालिक अच्छा हुआ ये सवाल आ गया, क्योंकि ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। तो अच्छा सवाल है ये। अगर हम खाने से इमोशंस को लिंक कर देते हैं ना, तो ये बड़े होके थोड़ी सी डेंजरस तरफ ये डायरेक्शन ले सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जब हम खाने से खफा, तो जब आप कहें कि तुम आज, इफ यू आर नॉटी टुडे, आज तुमने गलत बात करी है, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तो ये हम दैट्स नॉट नाइस। क्योंकि खाना बहरहाल इंसान की एक ह्यूमन नीड है, तो आप नीड से डिप्राइव, बेसिक, और वो भी बिल्कुल बेसिक नीड है,
तो आप इससे बच्चों को महरूम नहीं कर सकती। दैट्स रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। आप कोई और तरीका अपना लें, मगर उसको एसोसिएट खाने से ना करें। और इसी हर चीज को, हर खुशी को या हर अप्रिसिएशन को हम खाने से जोड़ते हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो जिसे कहते हैं ना, एक तरह की बीमारी, बिंज ईटिंग। आप खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, एक वो बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है खाने का। इसी तरह का एक माइंडसेट बन जाता है। डिप्रेशन में भी लोग कभी कभी अक्सर खाते हैं या छोड़ देते हैं बिल्कुल। और खुशी में भी लोग जो हैं वो, अगर आप खाने से एसोसिएट करें हर चीज, तो यू आर लिंकिंग इट टू अ थोड़ा सा स्लाइटली, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मामला गलत हो सकता है अगर आप हर रिवॉर्ड को खाने से एसोसिएट करें तो। वैसे तो कल्चरली पूरी दुनिया में सारे फेस्टिवल्स हों, सारे रिलीजियस फंक्शंस हो, सबका एसोसिएशन खाने से होता है। तो कुछ हद तक कर सकते हैं, बट आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड। आई थिंक you should eat for health. You should not live to eat. You should eat to live. सही सही। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि जो बच्चों से खुश होते हैं तो भी उन्हें चॉकलेट पकड़ा देते हैं, कुछ चिप्स पकड़ा देते हैं, तो इसका भी वही आपने जो कहा कि बच्चों को इस तरह से जो है वो इससे इन चीजों से रिलेट ना किया जाए। ना किया जाए, क्योंकि फिर ये तो आप हमेशा की आदत बिगाड़ रहे हैं ना, कि आपको वही रिवॉर्ड वाली बात हो गई कि आपको हर चीज का कोई ना कोई इनाम चाहिए, और आपको कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, रिश्वत चाहिए कुछ काम करने के लिए। तो ये तो रिश्वत वाली बात हो गई ना। फिर हम धीरे धीरे अपने बच्चों को इसी तरह कंडीशन करते हैं कि कुछ चाहिए। इफ यू, फिर बच्चे कोई चीज बेलॉस नहीं कर सकते। हर चीज में खुदगर्जी शामिल हो जाती है। ये करोगे तो सही। ये करूंगा, होगा तो ये करेंगे, ये दोगे मुझे, ये मिलेगा तो ये करूंगा, अगर ये नहीं मिला मतलब मैं किसी के लिए नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर सकती, मैं किसी की हमदर्दी में नहीं कर सकती, मुझे कुछ मिलेगा तो मैं कुछ करूंगी। तो ये माइंडसेट, इन छोटी छोटी आदतों से ना माइंडसेट्स क्रिएट होते हैं। तो एक्चुअली ये माइंडसेट डेंजरस हो जाता है, हरकत डेंजरस नहीं होती, ये माइंडसेट क्रिएट करना डेंजरस हो जाता है। सही सही। जैसे आपने बताया कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है, और आजकल हम अपने बच्चों को यही उसूल सिखा रहे हैं कि बस खाना खाना खाना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जंक फूड आज का दौर है में एक बहुत अहम मसला है। जंक फूड्स का, चिप्स हैं, बिस्किट हैं, जूसेस हैं, बच्चे हर वक्त यही खा पी रहे होते हैं, तो क्या ये हमारे बच्चों की सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है? बिल्कुल होता है महविश, और बल्कि यहाँ तक, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये बहुत ही वसी टॉपिक है, और इसे हम मतलब जितना पूरा एक दिन गुजार सकते हैं हम खाने के ऊपर। मगर खाना इज रिलेटेड, जो आपका गट होता है ना, जो आपका पेट होता है, वो आपकी पर्सनालिटी बन जाता है। ये मैं बहुत डीप बात कह रही हूँ, इसे एक्सप्लेन करना है थोड़े से वक्त में, मगर यू आर वॉट यू ईट। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये बहुत गहरी बात है। जो भी हम खाते हैं उससे जो केमिकल्स निकलते हैं, जो उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, जो उसका रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, जो हमें उस खुराक से जो चीज मिलती है, वो यू नो वो हमारी पर्सनालिटी को, हमारी बॉडी को बनाती है। यहाँ पर मैं रुक कर थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट करके एक और चीज बताऊंगी कि इसको इस तरह से भी देखें कि देखें हम लोगों के, हमारे रिलीजन में भी, और आई एम 100% श्योर सारे दुनिया के रिलीजन्स में खाने पर जो जो तौर पर खाना दिया जाता है ना, जैसे आप पानी पीते हैं उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के दम करते हैं, खाना देते हैं उसके ऊपर नजर करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स में वो लोग पूजा करते हैं तो भगवान को चढ़ाते हैं खाना, है ना। और आप किसी भी दूसरे मुल्क में देख लें, क्रिश्चियनिटी में इट्स अबाउट थैंक्सगिविंग, या जो खाना होता है, तो जो हम खाने पर जो हम दुआ फूकते हैं, या जो हम
जो हम उसके अंदर रेवरेंस लाने की कोशिश करते हैं, तो खाना, खुराक हलाल खाने की, हराम खाने की, आप देखें ना हमारे मजहब में कितनी ताकीद है खाने की। किस किस्म का खाना हो, कौन सा खाना हो, कौन से जानवर का गोश्त आप खा रहे हैं, कौन सी चीज आप खा रहे हैं, कौन सी चिड़िया खा रहे हैं, बत्तख को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, जानवर के सारे समंदर के सारे जानवरों को खा सकते हैं, नहीं खा सकते, जो सो बहुत ताकीद है खाने की। तो अगर खाना इतना इम्पोर्टेंट ना होता, हम खाने पर इतनी, तो फिर हमारे मजहबों में खाने के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां ना होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट। बिल्कुल खाने बिल्कुल। से बहुत फर्क पड़ता है। अगर फर्क ना पड़ता होता तो हमारे पास हलाल सख्ती ना होती, सही सही। है ना? इसी आपके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट को समझ गई हूँ। आप देखें ना कि हमारे रिलीजन में जो है वो हलाल कमाई और हराम कमाई, इसका भी कितनी ताकीद की गई है। और इसकी वजह शायद ये भी है कि हलाल से पली हुई जो नस्लें आगे चलती हैं वो आगे फायदा देती हैं, और जो हराम की कमाई से पलने वाले बच्चे हैं वो मुआशरे में मुश्किलात ही खड़ी करते हैं। तो मैं आपके पॉइंट को बिल्कुल समझ गई हूँ। मैं इस बात को बहुत अच्छे से, कि खाने के जो जो कुछ हम खा पी रहे होते हैं उसके असरात हमारे जिस्म में, हमारे खून में, हमारी आदात और अतवार में शामिल होते हैं। तो बिल्कुल। इस, और इसी जंक फूड और जो भी हम खाते हैं, तो उसका असर, बहुत गहरा असर होता है हमारे जिस्म पर, हमारी रूह पर। हमारे मजहब के हिसाब से हमारी रूह पर भी असर होता है। तो खाने का बहुत काफी सख्त वो है खाने के रूल्स हमारे पास। बेशक बेशक, मतलब हमारा मजहब जो है वो एक पाकीज़ा मजहब है, और उसमें हर चीज का जो है ना वो बताया गया है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अच्छा, इसमें जो है ना वो अब मुझे जो आपसे ये क्वेश्चन था मेरे पास, कि पैसों का बच्चों की जिंदगी में क्या रोल होना चाहिए? अक्सर इस उम्र में बच्चों को जो है ना वो पॉकेट मनी दी जाती है, जी। और तो क्या ऐसा करना सही है? जी, पैसे की अहमियत मालूम होनी चाहिए। उन्हें एक शऊर आ जाता है पैसों के बारे में, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है, चीजों की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। मसलन आप जैसे छोटे बच्चों से, मेरे ही घर जो बच्ची है उसने मुझसे कहा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा लैपटॉप कितने पैसे का आता है, तो उसने कहा 3। तो ऑफ कोर्स शी हैज नो सेंस ऑफ वैल्यू और मनी और नंबर्स एनीथिंग। मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको शऊर आता जाता है, उनको समझ आती है, पैसों की कीमत पता चलती है, चीजों की कीमत पता चलती है। तो इसी तरह उन्हें एहसास होना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट शय है, उसकी वैल्यू क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको मनी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि सेविंग कैसे करते हैं, पैसा जमा करना कितना मुश्किल होता है, कोई चीज खरीदते हैं, कीमती खरीदते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है कोई चीज खरीदने की। तो जब हम बच्चों को पैसों का एहसास दिलाते हैं, इससे मुराद मेरी उनको टोकना, जलील करना, या उनको हमेशा पॉइंट आउट करना कि वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, आई डोंट मीन एनी ऑफ दिस। मेरा मतलब ये है कि बच्चों को वैल्यू होनी चाहिए पैसे की, उन्हें एहसास होना चाहिए पैसे का, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने की आती है, उसकी वैल्यू क्या है। मसलन अगर आपके बच्चों को एक फोन खरीदना है, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल दे रही हूँ, आजकल सबसे पॉपुलर चीज फोन है, तो अगर फोन खरीदना है तो करने दें जमा पैसे, कितने सालों में वो पैसे जमा होंगे कि वो फलाना फोन आए। तो जब हम उतनी मेहनत करके, उनका उतना सब्र करके हम कोई चीज जमा करके पैसे, हमने वो फोन खरीद, फिर हम उसकी उसी तरह हिफाजत भी करेंगे, उसकी उतनी वैल्यू भी करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि कितनी आरजुओं तमन्नाओं से वो चीज आई है ना। जिन बच्चों को बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी दर्द के, बगैर वेट करे हुए, विदाउट एनी पेशेंस, उनको जो चीज आसानी से हो जाती है
फिर वो शायद उसकी उतनी कदर नहीं करते, और ना आगे जाके जिंदगी में उनके पास पैसे की वो अहमियत होती है। अस्मा, आपकी इस बात से मुझे अपने बच्चों के, मेरे बच्चे बड़े चालाक हैं, घर से जाते हैं कह के कि हमारे पास पैसे हैं, हम अपने पैसे से चीज लेंगे, और जब बाजार जाके मार्केट में जाके उसकी कीमत देखते हैं तो फौरन कहते नहीं नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं। तो कम से कम इतना तो पता है ना महविश कि वो कितनी कीमती है, जो हम मांग रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, और हम हमारे पास कितना है, ये तो पता चलता है ना उनको। बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और मैंने अक्सर माँ बाप को जो है ना, सच पूछे तो वाकई में मैंने अक्सर माँ बाप को इस मामले में, मतलब मेरी भी यही सोच है, मैं आपके पॉइंट से जो है ना 100% एग्री करती हूँ कि बच्चों को चीजों की वैल्यूज का पता होना चाहिए। अगर आप 50 सेंट या मतलब वही 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए अगर उनकी पॉकेट मनी में दे रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप उनके सारे खराजात पूरे करें, लेकिन बच्चे हैं ना, वो इस दुनिया में रहते हैं। मैंने काफी पेरेंट्स को इस बात पे बहुत नाराज होते हुए देखा है कि नहीं जी, बच्चों को पैसे का क्या काम, उनको जो चीज चाहिए हम उनको दिलाएंगे, हम उनके लिए जाएंगे, हम उनको खरीद के दे देंगे। जबकि बच्चों की नशोनुमा या तरबियत में ये एक अहम रोल है। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को चीजों की अहमियत का अंदाजा कैसे होगा, और इसकी मिसाल आपके और मेरे बिल्कुल सामने है। तो बहुत जबरदस्त, मैं बेहतरीन पॉइंट आपने हमें जो है ना वो बताया। मावश खान busy.tv के साथ जर्मनी से आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त हम फेसबुक पर आपके साथ लाइव हैं और हमारा प्रोग्राम है तरबियत औलाद का। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 एपिसोड्स हम बहुत कामयाबी के साथ कर चुके हैं, और आज हमारा 7th एपिसोड ये चल रहा है। मेरी जो मेहमान है वो इंडिया से हैं, अस्मा जैदी, जो कि हमें बेहतरीन रहनुमा उसूल औलाद तरबियत के हिसाब से बता रही हैं। प्रोग्राम के एसोसिएट्स जो प्रोड्यूसर हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर शमीम फरहत हैं, और आप हमें जो है वो फेसबुक के अलावा यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। तरबियत औलाद का प्रोग्राम है और मेरी मेहमान हैं अस्मा जैदी। अब हम इनसे आगे मजीद क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज इनसे जो है वो, हमारा प्रोग्राम था पिछले जो हमने प्रोग्राम्स किए वो किया था कि बच्चे की पैदाइश से पहले या सिफर पैदाइश के बाद से 3 साल तक के बच्चे, फिर 3 से 6 साल तक के बच्चे, और आज हमारा प्रोग्राम है 6 से 9 साल तक के बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, वो कौन से रहनुमा उसूल हैं जो कि उनकी तरबियत में जो है वो हमें बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और हमारे बच्चे एक किसी भी सोसाइटी में, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहां के मुआशरे में एक अच्छा और मस्बत किरदार अदा कर सके। पीर, मंगल, बुध, जुम्मा और हफ्ता शाम 6 बजे आप हमें देख सकते हैं जर्मनी में, 7 बजे इंग्लैंड, और नहीं सॉरी 5 बजे इंग्लैंड, 6 बजे जर्मनी, 7 बजे सऊदी अरब, 9 बजे पाकिस्तान और 9:30 बजे शब इंडिया में। इसी के साथ मैं अब जो है वो अस्मा की तरफ जाती हूँ। अस्मा, इस एज में बच्चे जो हैं वो, उनमें वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर एक शऊर और आगाही आने लगती है। तो चूंकि हम यूरोप में रहते हैं और यहाँ सिंगल पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें इस मामले में जो है ना, इसमें जो है ना तरबियत का फुकदान रह जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, बच्चों को कैसे जो है वो किया जाता है। इसमें फिर मजीद कैटेगरीज आ जाती हैं कि कुछ बच्चों का ये होता है कि जी माँ बाप ने तलाक तो नहीं हुई है लेकिन वो अलग अलग है। फिर एक होता है कि जी माँ बाप में डिवोर्स हो चुकी है और अब वो मुकम्मल तौर पे अलहदा अलहदा है। फिर एक कंडीशन ये होती है कि माँ या बाप इनमें से किसी एक की डेथ हो गई है और सारी जिम्मेदारी किसी एक फर्द पर आ गई है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी सोसाइटी में सौतेली माँ या सौतेले बाप का है, जिसको फिलहाल हमारी सोसाइटी या हमारा जो मीडिया है वो एक विलन के तौर पर पेश करता है, जिससे कि बच्चों को एक, अगर आप आम बच्चे से कोई बात करें और उसको ये कहें कि जी अगर तुम्हारी मम्मा मर जाती हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी मम्मा आके ले आएंगे, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी तरह जो है वो बाप का भी यही मामला है, जबकि ये चीजें जो है ना ये इतनी मतलब ऐसी है नहीं जैसे कि पेश की जाती हैं या दिखाई जाती हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा सवाल समझ में आ गया होगा अस्मा। जी जी। तो महविश, बहुत तवील सवाल है ये। वी विल स्टार्ट विद कपल्स हु आर सेपरेटेड, जो अलैदा अलैदा हैं। थोड़ी सी उसमें अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर यू नो रिलेशनशिप ठीक है, तो बच्चे अक्सर जो हैं वो माँ के साथ भी रहते हैं और बाप के साथ भी रहते हैं। इसको बहुत, इस अलहदगी को बहुत डेलिकेटली और बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि वो उन माँ बाप के सेपरेशन की वजह है या उस बच्चे की वजह से ये लोग अलहदा हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है। इसके अलावा माँ बाप को खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली डिवोर्स्ड या सेपरेटेड, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो। उनको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो दूसरे उनके स्पाउस की कोई बुराई बच्चे के सामने ना करें, चाहे उसमें ऐब हो चाहे ना हो। अगर ऐब है भी तो आप उनकी पर्दा पोशी करें। खुदा भी आपसे राजी होगा, खुदा ऐबों को ढकने वाला है। और स्पेशली फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड बहुत जरूरी है कि बच्चों के सामने उनके माँ बाप का जो एक वो होता है ना, एक इमेज होता है, वो कायम रहे, एटलीस्ट जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते, 10-12 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद देखें जो भी कैरेक्टर में फ्लॉज होते हैं, चाहे वो माँ की खराबी हो चाहे वो बाप की वजूहात हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि किसी फर्द के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, दोनों अच्छे इंसान होते हैं, ये भी अच्छा इंसान है वो भी अच्छी इंसान है, मगर बस वजह से तो जरूरी नहीं है कि किसी अंदर कोई खामी हो या कोई कमी हो। मगर बहरहाल घर वालों को, रिश्तेदारों को और खुद माँ बाप को ये अहद करना चाहिए कि वो अपने पार्टनर के बारे में कोई गलत चीज बच्चों के सामने ना बोलें, क्योंकि बच्चों को इस बात का बहुत गहरा असर होता है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूं कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत माँ बाप बच्चों के लिए एंकर्स होते हैं, उनकी शख्सियत का हिस्सा होते हैं। तो आप खुद अंदाजा करें, अगर आप किसी बच्चे से ये कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप ऐसा था और उसने ऐसा किया और उसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया और तुम्हारी दादी ऐसी थी, और तो आप इमेजिन करें कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि आपके लिए वो कोई दूसरा शख्स है मगर उस बच्चे के लिए वो उसकी उसकी जात का हिस्सा है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। अगर वो माँ है, बिल्कुल माँ के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उसकी माँ जो है आपके लिए कोई दूसरी औरत है, मगर उस बच्चे के लिए शी और ही इज अ पार्ट ऑफ दैट मदर। तो आप उसकी माँ की बुराई कर रहे हैं उसके सामने, तो आप उसकी खामियां बता रहे हैं उसे कि उसकी पर्सनालिटी में, उसकी जात में क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर आप किसी बच्चे के बाप को बुरा भला कह रहे हैं, तो आप उस बच्चे के सामने, भला ही वो हो बुरा, सच हो ये बात, मगर प्लीज इसे बच्चों के सामने ना कहें। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, एक सेल्फ एस्टीम, उनकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, अपनी नजर में अपनी अहमियत कम हो जाती है ना। तो ये इस बात का बहुत ख्याल रखा जाए। और अगर जब बच्चे बड़े होंगे, जब बाशऊर होंगे, जब उन्हें खुद अकल आएगी, जब उन्हें खुद सही गलत की तमीज होगी, तो वो खुद फैसला कर लेंगे। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हो सकता है ये इनकी प्रॉब्लम हो या उनकी प्रॉब्लम हो, या इसलिए मेरे माँ बाप ने नहीं बनी, तो पता चल ही जाएगा बच्चों को। मगर उनके दिमाग में जहर घोलना, किसी दूसरे के खिलाफ उनको भटकाना, ये बच्चों के हक में बहुत ही बुरी बात होती है, जिसका असर मतलब आप जिस वजह से कर रहे होते हैं ना, आपका वो बैकफायर करता है वो वजह। बजाय इसके कि बच्चे आपके हस्बैंड से या आपकी बीवी से दूर जाएं, वो आपसे दूर चले जाते हैं और उनकी शख्सियत के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये तो हो गई जो सेपरेटेड पेरेंट्स हैं उनके मुतालिक थोड़ी बात। डिवोर्स्ड पेरेंट्स के लिए भी ऑलमोस्ट द सेम थिंग। और जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं
जो बच्चों को अकेले पालते हैं उनके लिए एक और बात यह है कि डोंट ट्राई टू बी सुपर ह्यूमन। ठीक है, आपको सुपर मॉम या सुपर डैड बनने की जरूरत नहीं है, आप इंसान ही रहें। आप अपनी कमियां, अपनी शॉर्ट कमिंग्स, आपकी गलतियां अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनसे कहें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई थी, आई वुड लाइक टू फिक्स दिस। हाँ मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाया स्कूल से, आज मेरा दिन था तुम्हें पिक करने के लिए, मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने नहीं आया। आप पहले से बच्चों के साथ अपनी रिलेशनशिप बना के रखें। और अगर सेपरेटेड या डिवोर्स्ड पेरेंट्स हैं तो उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ उनका ट्रस्ट ब्रेक ना करें, हमेशा उनका ट्रस्ट कायम रखें ताकि बच्चों की जात में कोई कमी ना आए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एंड इट्स ओके, बच्चे समझते हैं, अगर आप सिंगल मदर हैं, अकेले बच्चे को रेज कर रही हैं, आप जॉब भी करती हैं, आप घर भी देखती हैं, तो बच्चा आपको बेशक पूरे दिन देख रहा है, वो देख रहा है आपकी मेहनत को, आपके काम को, आपकी कोशिशों को। तो आप बच्चों को अपने दुख में, अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में शामिल करिए। और ये हम बात कर रहे हैं बड़े बच्चों की, 7 से 14 साल के बच्चों की या 7 से 9 साल के बच्चों की, तो उनके अंदर इतनी अकल, इतनी समझ होती है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझें। सो आप शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम्स एंड डोंट ट्राई टू बी सुपर ह्यूमन। आपको कोई ताज, कोई मेडल नहीं मिलेगा, ना आपको कोई कोई तमगा ला कर देगा। सो इट इज बेस्ट कि आप यू ट्राई योर बेस्ट, और जो आपसे ना हो सके वो आप उसका एतराफ करें कि हाँ मैं ये कोशिश करी थी, मुझसे ये नहीं हुआ। तो अस्मा मतलब कुछ उसमें जो है ना, ये तो आपने बताया ना कि जो सेपरेशन हो गई है या जो मामला हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की माँ या बाप का इंतकाल हो जाए गुजार तो जाए उसकी जी। उस कमी जी, तो उसकी उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी जी तो तरबियत में किसी ना मतलब एक अहम रोल है जिसकी कमी है उसके पास। बेशक बेशक बेशक, उस कमी को शायद कोई पूरी ना कर पाए महविश, बहुत इट्स रियली सैड। मगर बहरहाल रिश्तेदार होते हैं, लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं। मगर अगेन लाइक आई सेड, अगर किसी माँ या किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो बहरहाल वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत शफकत, बहुत सपोर्ट, बहुत हिम्मत अफजाई, बहुत इंसाफ की जरूरत होती है। माशरे वालों को चाहिए, रिश्तेदारों को चाहिए कि और हमारे मजहब में भी देखें ना आप, यतीमों के साथ कितनी सख्ती, कितने हुकूक हैं यतीमों के। तो आप उनको उनके हक दें, उनसे मोहब्बत करें, शफकत से पेश आएं, क्योंकि बहरहाल वो बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। और जिनकी दूसरी माँ या दूसरे बाप आते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि वंस बिटन ट्वाइस शाय, जब आप दूसरी बार शादी कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के करें कि आप किससे कर रहे हैं। वो आदमी या वो औरत जो है वो आपके बच्चों को पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी इम्कान है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू थिंक फॉर योर चिल्ड्रन, क्योंकि ये डन बात है कि जो बच्चों का बचपन जो है वो डिस्टर्ब्ड गुजरता है, फिर उनकी आने वाली जिंदगी में उसका बहुत गहरा असर होता है। तो और इसमें बहुत अहम रोल रिश्तेदारों का होता है, वेल विशर्स का होता है, फैमिली फ्रेंड्स का होता है। अगर आप उस फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हिम्मत देंगे, बच्चों की परवरिश में हेल्प करेंगे, अपना फरीजा अंजाम करेंगे, तो ये मुश्किल वक्त बहुत आसानी से गुजर सकता है। मगर यस, इट नीड्स, लाइक आई सेड बिफोर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि प्राइमरी केयर गिवर जरूरी नहीं है कि माँ हो। प्राइमरी केयर गिवर नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, फूफी भी हो सकती है, खाला भी हो सकती है। मगर ये है कि वो प्राइमरी केयर गिवर उसकी जिंदगी में कांस्टेंट हो, और खुदा ना करे जहां किसी का इंतकाल हो है तो इट टेक्स अ कम्युनिटी, इट टेक्स अ विलेज टू ग्रो अ चाइल्ड। तो ये रिश्तेदारों का, कम्युनिटी वालों का फर्ज होता है। और एक और बात मैं अपने व्यूअर्स से जल्दी से कह दूं कि देखें, माशरे का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी काम वाली का बच्चा हो, चाहे वो चौकीदार का बच्चा हो, चाहे वो किसी टीचर का बच्चा हो, चाहे वो किसी डॉक्टर या आला अफसर का बच्चा हो, हर फर्द से ये माशरा बनता है। अगर आप किसी बच्चे की तरबियत में, किसी बच्चे की उसमें शामिल हो रहे हैं और उसे अच्छा बना रहे हैं, तो यकीनन उस बच्चे का असर माशरे पर भी होता है।
अगर कोई बच्चा किसी भी वजह से गलत रास्ते पर चला गया, खुदा ना करे, या उसकी तरबियत में बहुत चीजों की कमी रह गई, तो यकीनन उन चीजों का असर हमारे माशरे पर भी होता है बहुत ज्यादा। तो इसे लुक एट इट इन द लार्जर पिक्चर ऑल्सो। So yes, family, friends, relatives play a huge role with orphan children. बहुत शुक्रिया अस्मा कि आपने हमें इतने जबरदस्त सवालात जो थे हमारे पास उनका इतने अच्छे तरीके से और इतने जबरदस्त तरीके से आपने हमें पॉइंट्स दिए, और यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इन पॉइंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन मुझे तो कम से कम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैंने अपनी अमली जिंदगी में अपने बच्चों के साथ बहुत सारी चीजों को जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश की है, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मामलात अच्छे होंगे और हमारे बच्चों की तरबियत हम जो है वो बेहतरीन उसूलों पर इस्तेमाल कर सकेंगे, उनकी शख्सियत, उनकी तरबियत जो है वो अच्छे से कर सकेंगे। जी जर्मनी से मैं हूँ जी, इंशाल्लाह आमीन। और मैं हूँ आपके साथ मावश खान। इस वक्त आप हमें लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं BZ.TV के साथ। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जो है वो ट्विटर पर भी देख सकते हैं, और इस प्रोग्राम को देखें और इससे मुतालिक अपनी आरा हमारे सामने पेश करें, ताकि हमें भी पता चले कि हम अपने जिस मकसद को लेके यहाँ बैठे हैं उसमें हम किस हद तक कामयाब हैं। अगर आप हमारे लिए कोई बेहतरी चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइए। मेरे साथ होती है यहाँ पे अस्मा जो कि इंडिया से हैं, और इस प्रोग्राम की एसोसिएट प्रोड्यूसर शमीम फरहत है। हमारा जो प्रोग्राम है वो है, उसके जो दिन है वो है पीर, मंगल, बुध, जुम्मा और हफ्ता। जो टाइमिंग्स है वो है जर्मनी के हिसाब से 6 बजे। अगर आप हमें इंग्लैंड में देख रहे हैं तो आपके टाइम के मुताबिक 7 बजे, 5 बजे इंग्लैंड है। मेरे जहन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है इंग्लैंड और जर्मनी की। 5 बजे वो हमसे 1 घंटा पीछे है। 5 बजे इंग्लैंड है, 6 बजे जर्मनी है, 7 बजे सऊदी अरब है, 9 बजे पाकिस्तान है, और 9:30 बजे जो है वो इंडिया में है। आपके जहन में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल, बेशक आप पेरेंट्स हैं और आप बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी भी उलझनें हो सकती हैं। अपनी तरबियत में आपको कहीं लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं या हमारे साथ वो मामलात नहीं कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, तो आप अपनी उलझनें हमारे सामने रखें, हमारे सामने पेश करें। आप अपना नाम जाहिर करना चाहें, नहीं करना चाहें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम आपकी उन उलझनों को दूर करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे, नहीं कल नहीं, परसों इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे जुम्मे के दिन। तब तक के लिए मुझे और अस्मा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।